हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने विधिज्ञ के प्लेटफॉर्म में। आज इस पर्टिकुलर सेशन में सबसे पहली जानकारी तो ये कि हम लोग एक नए पर्टिकुलर सीरीज के साथ आपके साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो किसी न किसी स्टेट जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल अगर हम देखें इनका रेलेवेंस, तो आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी में अपियर होना चाहते हैं वहां के प्री एग्जाम में, स्पेसिफिकली प्री एग्जाम में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं, रेलिवेंट हैं। और अगर हम बिहार जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं या यूके उत्तराखंड जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस या हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, समस्यात्मक प्रश्न निश्चित रूप से उन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के मेंस में भी कम नंबरों में पूछे जा चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन का जो सीरीज पार्ट रहेगा, उसमें आज की पहली सीरीज में पहले पार्ट में हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं। So, what is the interesting question for the day? So, it is here. Question of the day is: in furtherance of common intention, A, B, and C attacked D with lathis. They gave various lathi blows on the person of D. During such attack, C gave last blow on the head of the D, which proved to be fatal blow. Consequently, D died. तो यहां हम देख पा रहे हैं कि ए, बी और सी अपने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में डी पर अटैक करते हैं, एक वेपन जो कि लाठी के नाम से जाना जा रहा है। और दे गिव वेरियस लाठी ब्लोज ऑन द पर्सन ऑफ डी, है ना, कई सारे घाव लाठी के माध्यम से डी को दिए जा रहे हैं। और इस अटैक में सी के द्वारा एक लास्ट ब्लो डी के सिर के पृष्ठभाग में दिया जा रहा है, विच प्रूव टू बी फैटल ब्लो, जो अपने आप में घातक घाव सिद्ध करता है, जिससे परिणामतः डी की डेथ हो जाती है। ए, बी एंड सी वर प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ डी। यहां पर इन तीनों ही पर्टिकुलर पर्सन यानी ए, बी और सी का जो प्रोसिक्यूशन है वो डी की हत्या के लिए चलाया जा रहा है, अंडर सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34 आईपीसी। During trial, A and B took the defense that they are not guilty of murder, but only for causing hurt to Mr. D. ए और बी यहां पर एक डिफेंस ले रहे हैं कि उन्होंने केवल कुछ चोट कारित की है इस पर्टिकुलर वेपन्स के माध्यम से, लेकिन उन्होंने डी की हत्या कारित नहीं की है। दे हैवंट किल्ड मिस्टर डी, so because they didn't give the fatal blow and only C is liable for the murder of D, तो उन्होंने सारा का सारा ब्लेम C पर डाल दिया कि D पर्सन को जो फैटल ब्लो दिया गया वो C के द्वारा दिया गया। A और B ने इस प्रकार का कोई फैटल ब्लो D के सिर पर कॉज नहीं किया है, जिससे B की परिणामतः मृत्यु हुई है। Further, the particular problem is saying who gave the fatal blow by the D towards D. Is the defense of A and B acceptable? क्या A और B के द्वारा इस प्रकार का एक बचाव लेना या डिफेंस लेना कि उन्होंने तो सिर्फ कुछ हर्ट कॉज किया है, उनके द्वारा दिए गए ब्लो से D की डेथ कमिट नहीं हुई है, डेथ कॉज नहीं हुई है। So what are the specific reasons in support of your answer, and also refer to the case law if any on the point. And this particular question has been asked in the Bihar APP exam, right? So what could be the relevant answer to it? So first of all you have to know कि अगर हम एक फैक्चुअल वे में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करें, जिसमें पहला जो इसमें इशू दिख रहा है, इज द डिफेंस ऑफ ए एंड बी एक्सेप्टेबल, तो आंसर होगा नो। एक तो पहले ही सर्कमस्टांस में जब आप प्रॉब्लम को पढ़ रहे होते हैं वहीं से डिराइव हो रहा है कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ए, बी एंड सी तीनों ने मिलकर डी पर अटैक किया है। सो आंसर विल बी नो, ये डिफेंस ए और बी के द्वारा नहीं लिया जा सकता। रीजंस क्या हो सकते हैं? हालांकि इस पर एक स्पेसिफिक जजमेंट भी है जिसका साइटेशन 1977 एससीसी 26 है। तो इसका जो स्पेसिफिक रीजन है वो है व्हेन देयर इज अ साइमल्टेनियस अटैक बाय सेवरल असेलेंट्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, देयर कैन बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अक्यूज्ड पर्सन हु गिव फैटल ब्लो एंड पर्संस हु डिडंट गिव फैटल ब्लो। तो इस प्रकार का कोई भी असेलेंट पर्सन के द्वारा इस प्रकार का कोई भी डिफेंस नहीं लिया जा सकता जब ऐसे अटैकर पर्सन या असेलेंट पर्सन के द्वारा एक दूसरे के सामान्य आशय के अग्रसरण में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल दोज पीपल्स हु हैव कमिटेड सच काइंड ऑफ ऑफेंस किसने फैटल ब्लो दिया। तो इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, इन संव्यवहारों में उन दोनों के बीच में किसने इस प्रकार का घातक घाव पैदा किया या एराइज किया या इस प्रकार का फैटल ब्लो कॉज किया, इनके बीच में किसी प्रकार का डिस्टिंक्शन या अंतर पैदा नहीं किया जा सकता। इसे खोज पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा।
इसलिए in the present case, the accused persons A, B, and C who have simultaneously attacked to Mr. D, and they have acted this particular transaction, they have performed this particular transaction in furtherance of common intention of those people. Thus, in view of decision given by Honorable Supreme Court in that particular judgment that I have recited the citation, that all of the accused persons, namely A, B, and C, were equally liable for the offense of murder D under Section 302, read with Section 34. And the defense that has been taken by Mr. A and B, that they didn't give the fatal blow to Mr. D, they will not be exempted from their criminal liability फॉर मर्डर ऑफ मिस्टर डी। तो इस प्रकार का कोई भी डिफेंस ए और बी नहीं ले सकते। रीजनिंग के तौर पर हमने समझ लिया कि अगर एक साथ इस प्रकार का कोई भी अटैक बाय द सच काइंड ऑफ रेसिलेंट पर्संस किसी भी दूसरे ऐसे विक्टिम पार्टी को अगर दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में किस पर्सन ने इस प्रकार का फैटल ब्लो कॉज किया जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसके बीच में किसी प्रकार का अंतर या डिस्टिंक्शन नहीं देखा जा सकता, जिसे देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा कठिन होगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सेक्शन 34 से भी डिराइव होती हैं, जो इस रूप में लिखी गई हैं कि इफ अ क्रिमिनल एक्ट हैज बीन डन इन परसुएंस ऑफ इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, देन those persons can be punished that if they have committed such particular act, if it were done by him done by him alone, अगर इस प्रकार का कृत्य उन लोगों के द्वारा अकेले कमिट किया गया है, इस रूप में इसे ट्रीट किया जाएगा और उस व्यक्ति को उसी रूप में दंडित किया जाएगा या पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो सेक्शन 34 की जो स्पेसिफिक वर्डिंग्स हैं या उसकी जो शब्दावलियां हैं वो भी इस ओर डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, इंगित करती हैं, जिससे हमें इसकी लीगल रीजनिंग भी ठीक तरीके से समझ में आ सकती है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोगों के समक्ष रखा। प्लीज read this particular question and try to answer it by yourself as well, है ना? And just look out and observe such kind of questions while you are appearing in any of the state judiciary exam. It will help you much. चलिए मिलते हैं next particular series में. So thank you to all. Thank you again.